नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन आज पूरी तरह अखाड़ेबाजी की भेंट चढ़ गया। यूं कहें कि सदन अखाड़ा बन गया। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद रौद्र रूप में नजर आए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर ऐसे गोले बरसाए कि पूछिए मत। योगी ने कहा कि विपक्ष के लोग हर अच्छे काम का विरोध करते हैं। ये लोग उर्दू की वकालत करते हैं। हम स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेजी की पढ़ाई जरूरी नहीं है, लेकिन वैश्विक परिदृश्य में प्रदेश के बच्चों को खड़ा करने के लिए अंग्रेजी जानना जरूरी है। योगी ने कहा कि विपक्ष के लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं और हमारी सरकार प्रदेश के गरीब परिवार के बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देना चाहती है, तो यह विरोध करते हैं। अर्थात योगी की सरकार बच्चों को, जो आम आदमी के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, उनको भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहती है। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों या अन्य नेता हों, वो सारे लोग अपने बच्चों को तो अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जनता के बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। ऐसा आरोप लगाया है। उर्दू को लेकर वो हमलावर नज़र आए हैं। बहुत बातें उन्होंने कही हैं। उर्दू, मौलवी, इस तरह के बहुत सारे शब्द कहे गए, जिन्हें विपक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस तरीके के शब्दों को बोलना एक तरीके से अच्छी बात नहीं है। दरअसल मामला ये है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि फ्लोर लैंग्वेज में अंग्रेजी की जगह उर्दू को कर दिया जाए। ये सवाल, ये विवाद वहीं से उठा कि जो फ्लोर लैंग्वेज है वो अंग्रेजी की जगह उर्दू कर दी जाए। अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं है, उर्दू हमारी दूसरी भाषा है। इस पर सीएम योगी ने हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का मुद्दा उठाकर विपक्ष को पटकनी दी, या यूं कहें घेरा। सीएम ने कहा कि विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करता है। अब वो ये उर्दू की वकालत करने लगे हैं, भोजपुरी अवधि का ये विरोध करते हैं। योगी ने कहा कि ये आपके बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं। बस यहीं से मामला ट्विस्ट हो गया। वो कह रहे हैं कि आपको उर्दू पढ़ाकर मौलवी बनाना चाहते हैं। हालांकि जो उर्दू है वो भारत की ही भाषा है, उसे हिंदी की बहन कहा जाता है, लेकिन राजनीति है वो उसे मुसलमानों से, उर्दू को मुसलमानों से जोड़ा गया है। उर्दू पढ़ाकर वो कहते हैं कि मौलवी बनाना चाहते हैं, जबकि मौलवी, मुझे लगता है अरबी जो पढ़ते हैं वो मौलवी बनते हैं। उर्दू तो एक दूसरी भाषा है भारत की, लेकिन कुछ वर्तमान दौर में उर्दू को मुसलमानों की भाषा माना गया है और इसी वजह से उर्दू को लेकर निशानेबाजी की जाती है। योगी ने भी कहा कि ये लोग कठमुल्लापन और देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर भाषा, शब्दावली और इन सब को लेकर आज विधानसभा में जमकर बवाल हुआ मंथन आजिसी पर। यूपी की विधानसभा अखाड़ा बन गई। चाल, चरित्र और भाषा को लेकर उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, बहुत सारी भाषाएं, इसको लेकर भी बातचीत हुई और भाषा को लेकर उत्तर प्रदेश में भी कोई लड़ाई होगी ये कभी सोचा नहीं था। लेकिन विधानसभा के अंदर इस बात को लेकर खूब बवंडर हुआ। योगी आदित्यनाथ किस तरह हमलावर रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुनिए। अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में
और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया, और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मुख्यमंत्री जिस तरीके से हमलावर हैं, वो कह रहे हैं कि ये अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं और जनता के बच्चों को कहते हैं गांव के विद्यालय में पढ़ो। अब इस जगह हालांकि एक सवाल खड़ा होता है। मुख्यमंत्री जी एक और तो कहते हैं कि विद्यालय बहुत समृद्ध हो गए हैं, बड़े अच्छे हो गए, शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की अच्छी हो गई, और फिर दूसरी ओर ये उदाहरण वो देते हैं कि आम आदमी के बच्चों को गाँव के विद्यालय में पढ़ते हैं जहाँ संसाधन नहीं है। सच क्या है? क्या विद्यालय उत्तर प्रदेश के संसाधनहीन हैं? वहाँ की व्यवस्था बहुत खराब है, जहाँ गरीबों के भी बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए? इस तरीके की ध्वनि भी उनके इस बयान से निकलती है। लेकिन आज भाषा को लेकर जो बवाल हुआ, उस पर माता प्रसाद पांडे, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं कई बार, वो क्या कहते हैं, उनका क्या नजरिया है, उन्हें सुनिए। सदन कहाँ बाधा डाला गया? सदन तो चला, आज कितना चलना था उतना चला। योगी बाबा कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं ये अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में भेजते हैं और गरीब के बच्चों को मौलवी बनाते हैं। ये उनका अपना एजेंडा, उनका एजेंडा है हिंदू मुसलमान। तो जब कभी बात करेंगे तो उसी पर बात करेंगे। बजट को लेकर हम लोग अंग्रेजी भाषा के विरोधी नहीं है। अंग्रेजी पढ़ो, थॉमस हार्डी पढ़ो, वर्ड्सवर्थ पढ़ो, कीट्स पढ़ो, शेली पढ़ो, ये सब विद्वान है ना, अंग्रेजी के पोएट हैं सब। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पढ़ो, शेक्सपियर पढ़ो, हम उसके विरोधी नहीं। हमने जो विरोध किया कि विधानसभा में अभी तक हिंदी चलती थी। हमारी 4 भाषाएं जो हैं, जो बुंदेली है, भोजपुरी है, ये ब्रज भाषा है, ये भाषाएं में बोला जाए तो इसका विरोध नहीं है, क्योंकि इसको जब बोलेंगे तो लोग अपने क्षेत्र में समझेंगे। लेकिन अंग्रेजी बोलने पर कौन क्षेत्र में समझेगा, गांव वाला कौन समझेगा? तो मैंने उसी का विरोध किया कि अंग्रेजी नहीं चाहिए। अगर आपको और करना है तो आप उर्दू कर दो, संस्कृत कर दो। संस्कृत हमारी भाषा है, संस्कृत भी हो जाए, यही बात मैंने कही। अब वो उस पर पकड़ के उनको तो अपना एजेंडा चलाना था, ज़बरदस्ती ये कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य, मुझे बताया गया कि जब मैं बोल रहा था तो मेरी माइक भी बंद कर दी गई कि मेरी आवाज़ ना आओ उनके सामने। तो ये तो तानाशाही रवैया है। और इस विधानसभा की जो गरिमा रही है, जो उत्तर प्रदेश की है, ये हिंदी भाषी प्रदेश है और हिंदी को मजबूत करने का, राष्ट्रभाषा बनाने का जो हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रण लिया था, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हिंदी भाषी प्रदेशों का है। किसी प्रदेश में ऐसा नहीं है, केवल उत्तरी भारत में है, या दक्षिण भारत नहीं है, यहाँ हिंदी नहीं बोली जाएगी
तो क्या तमिलनाडु में बोली जाएगी? राजनीति है। अब ये क्या लड़ाई दो बहनों में करा दी जाएगी? हिंदी, उसकी छोटी बहन उर्दू, और अंग्रेजी बीच में खामखा फंस गई चक्कर में। तो भाषा का ये बवाल है और राजनीतिक जंजाल है। हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा ने चर्चित विधायक पल्लवी पटेल से बात की, सुनिए। समाजवादी पार्टी की विधायिका यहाँ पहुंची हुई हैं। आज पिछली बार जब आई थी तख्ती हाथ में थी आपकी, कहीं ना कहीं आरोप लगाती हुई आ रही, आज आप खाली हाथ घूम रही हैं विधानसभा में। नहीं, खाली हाथ नहीं हूँ। आज आप पिछली बार तख्ती की बात कर रहे हैं, इस बार दिमाग में एक सवाल है जो आपके माध्यम से जिस कालखंड में इस सत्र का आगाज हुआ है और जब इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा उत्तर प्रदेश महाकुंभ का आयोजन कर रहा है, तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न है उन तमाम श्रद्धालुओं की तरफ से, देश विदेश और प्रदेश के कोने कोने से आ रहे हैं। सरकार से मेरा प्रश्न है कि आपकी जादुई दूरबीन ने 40 से 45 करोड़ लोगों ने जो उस कुंभ में डुबकी लगाई, पुण्य की डुबकी लगाई, उसके तो फिगर्स, उसके तो आंकड़े आपने जागर कर दिए। लेकिन उसी कुंभ में जो अपने मन में एक सागर लेके गए थे आस्था का, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को वहां जान गंवाते देखा है, लापता होते देखा है। वो आंकड़े आपने अभी तक जनता के सामने पेश क्यों नहीं किए? क्योंकि असलियत ये है कि आपसे हवाई दावे करवा लो, आसमानी दावे करवा लो, मकर जाल बिछवा लो अपने शब्दों का, आपसे झूठे आंकड़े निकलवा लो, आप उसमें अद्भुत हैं, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक वस्तुस्थिति की बात हो, जहां व्यवस्था की बात हो, जहां मानव जाति की संवेदनाएं, आस्थाओं से जुड़ी बात हो, वहां आप शून्य साबित होते हैं। और ये असल चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। गलती किसकी मान रही है आप? सरकार की मान रही है, ये जो वहाँ पे पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे थे उनकी, या जो अधिकारी जो काम कर रहे थे वहाँ पे उनकी गलती मान रही है? देखिए, सरकार और सरकार को चलाने वाले लोग जो हैं, उन्होंने इस बार दिव्य भव्य महाकुंभ, डिजिटलाइज महाकुंभ, इन तमाम चीज़ों के नाम पर, व्यवस्था प्रबंधन के नाम पर, वहाँ पर जो आस्थावान लोग आए थे उनकी आस्था और संवेदनाओं को लूटने का और उनको तिरस्कृत करने का जो पाप किया है ना, इस बार उनके पाप को स्वयं माँ गंगा भी नहीं धो पाएंगी। और आप देखेंगे वो ये भूल गए हैं कि इस प्रदेश की जो 35 करोड़ जनता है वो सरकार है इस प्रदेश की, और इस प्रदेश की इस सरकार को 2027 महाकुंभ जो लोकतंत्र का होगा उसमें वो पुनः आपके सामने खड़ी होगी और जवाब मांगेगी आपसे। भारी भरकम बजट परसों आ रहा है, तो इस बजट को कैसे देख रहे हैं आप? आने दीजिए बजट को, फिर बताऊंगी। वैसे कितने, क्या जनता को कुछ लाभ होने वाला इस बजट से? मैं तो यही कहूंगी, आज सबसे अहम ये है कि महाकुंभ जो आस्था से जुड़ा हुआ है उस पे बात हो, उस पे चर्चा हो। कानून व्यवस्था आज कोई बात नहीं होगी। तो ये थे हमारे साथ पल्लवी पटेल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से कहा जा सकता है कि महाकुंभ में लोग जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो कारण थे कि एक तो व्यवस्था ना होनी सही से, और ऊपर से वो अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया है। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। समाजवादी पार्टी का चरित्र घटिया है, लोकतंत्र विरोधी है, जन विरोधी है। आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान जैसा आचरण समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने किया, उससे शर्म भी शर्मा जाए। प्रदेश की महामहिम राज्यपाल जी को अपना अभिभाषण अधूरा छोड़ना पड़ा। इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व अर्थात श्री अखिलेश यादव जी और उनके सदस्यों को महामहिम जी से भी क्षमा मांगनी चाहिए, प्रदेश की जनता से भी क्षमा मांगना चाहिए। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका सपा निभा नहीं सकती है, और जो नकारात्मक विपक्ष की भूमिका उसने निभाने का काम किया है, इसकी सजा उनको 10 उपचुनावों में से 8 सीटें हारने के बाद भी अगर ध्यान में नहीं आया है तो 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए केशव प्रसाद मौर्य शुभंकर हैं। वो पिछले लोकसभा चुनाव में भी कह रहे थे कि समाप्तवादी पार्टी है और उसकी 37 सीटें आ गई। देखिए 27 में क्या होता है। हमारे सहयोगी ने उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दया शंकर सिंह से बात की। विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई, विपक्ष मुद्दों से भाग रहा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष को अवसर होता है सदन में अपनी बात को रखना। मैंने सरकार का जो चीजें
उनको गलत नजर आती है तो उसको बताना ये विपक्ष का कार्य है। अब विपक्ष उसी से भाग रहा है, उसको अवसर मिल रहा है कि आप कुछ कहिए, वो कहना नहीं चाहता है क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है तो एक मात्र बस के बहिष्कार कर दो, हंगामा कर दो, बस यही कर रहे हैं। सत्र चलाया इसीलिए जाता है कि प्रदेश की उन्नति पर बात हो पाए, उन्नति पर चर्चा हो पाए, और जिस तरह से विपक्ष का रुख रहता है हर बार सत्र में, और इस बार भी कहीं ना कहीं महाकुंभ को लेकर लगातार विपक्ष चर्चा कर रहा है कि महाकुंभ में जिस तरह से हादसा हुआ वो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं थी वो कटिबद्ध नहीं की गई, उसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। कैसे देखिए, इतना बड़ा आयोजन, दुनिया का इतना बड़ा धार्मिक आयोजन कहीं आज तक नहीं होता है। 50 करोड़ से ज्यादा लोग जहाँ पर डुबकी लगा चुके हों, दर्जनों देश की आप यदि जनसंख्या देखेंगे तो उससे ज्यादा लोग तो डुबकी लगा चुके। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आकर के डुबकी लगा रहे हैं, कई देशों के प्रतिनिधि आकर डुबकी लगा रहे हैं, पूरा भारत कुंभ की तरफ चल चुका है। ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ये कमी ढूंढ रहे हैं। जब कुंभ शुरू नहीं हुआ था उसके पहले से ये कमी ढूंढ रहे हैं। आप इनका पूरा क्लिप निकाल लीजिए अपने उस पर कि जब कुंभ शुरू नहीं हुआ था तभी से कमी ढूंढ रहे थे, तो ये तो अवसर ढूंढ रहे हैं कि कौन सी बात हमको मिल जाए। ये इसलिए नहीं, इनको गर्व करना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन भारत में हो रहा है। दुनिया आपकी तरफ देख रही है, दुनिया ने रिसर्च कर रही है कि भाई इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं और प्रफुल्लित होकर के जा रहे हैं। क्या आध्यात्मिक ताकत है हिंदुस्तान की, आज पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है। लेकिन ये इसलिए नहीं स्वीकार करते कि इनको सवाई महोत्सव अच्छा लगता था, ये फिल्मी दुनिया के कलाकारों को बुला के नृत्य इनको अच्छा लगता था, उस पर हजारों करोड़ रुपया खर्च करते थे, वहाँ पर हवाई अड्डा बनाते थे। आज जो है योगी जी की सरकार है तो वहाँ पर दिव्य व्यवस्था किया गया। क्या लगता है इस बार जो बजट सत्र होगा जनता के लिए क्या कुछ मूल ऐसे फैसले लिए जाएंगे? इस बार का बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास बदलने वाला बजट होगा, सबसे बड़ा बजट होगा। $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बने उसका बजट होगा, और उत्तर प्रदेश के आम जन के लिए जो ये बजट होगा जिस पर जो माननीय योगी जी ने चिंता किया है समाज के हर वर्ग के लिए, उसका बजट होगा। हमसे बात करें तो ये परिवहन मंत्री दयाशंकर थे जिन्होंने साफ तौर बताया कि सत्र के दौरान विपक्ष की जिम्मेदारी है कि तमाम मुद्दों को लेकर वो चर्चा करे और सार्थक चर्चा हो। सहयोगी रमेश के साथ मैं एनके तिवारी के न्यूज़ लखनऊ। दयाशंकर सिंह कह रहे हैं कि भाई योगी जी ने अद्भुत व्यवस्था की है, लेकिन विपक्ष के नेताओं के अगर बयान आप सुनिए तो तेवर तल्ख हैं। कल वो कुंभ पर चर्चा चाहते हैं इस बजट सत्र में। पल्लवी पटेल हो या बाकी जो नेता हों, अखिलेश यादव ने दिल्ली में भी लोकसभा में भी कहा था कि वो कुंभ हादसे पर चर्चा चाहते हैं। तो कुंभ का हादसा, कुंभ को लेकर, कुंभ की व्यवस्थाएं, उनको लेकर विपक्ष अपनी कसौटी पर उन्हें कसना चाहता है। एक मुद्दा ये है। दूसरा, माता प्रसाद पांडे ने कहा कि भाई हिंदी में बात होती थी विधानसभा में, उसे अंग्रेजी में कर दिया गया। तो एक तो पहला सवाल है कि हिंदी में बात होती थी तो अंग्रेजी में क्यों उसे किया गया। उनका स्पष्ट तर्क है कि हिंदी पूरे उत्तर प्रदेश भर में समझी जाती है, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगर हिंदी में बात होगी तो दिक्कत क्या है, सारे लोग समझ लेंगे। और फिर वो कह रहे हैं क्या तमिलनाडु की विधानसभा में हिंदी की बात होगी जहाँ हिंदी का विरोध होता रहा है। बात ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजी हटाते हो तो जो दूसरी भाषा है हमारी उर्दू, उसको रख लो भाई, संस्कृत को रख लो, हिंदी को रख लो दोबारा, अंग्रेजी से क्या फायदा। तो माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं कि ये एक तरीके से अंग्रेजी की आड़ लेके, उर्दू की आड़ लेके बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे एजेंडा बना रहे हैं, अपने एजेंडे की तरफ वो काम कर रहे हैं। और ये खामखा वितंडावाद है, इससे कोई मतलब नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप मौलवी बना रहे हैं, कठमुल्लापन को बढ़ा कर रहे हैं। तो जो एक तरीके से समाजवादी पार्टी को विधानसभा के अंदर मुस्लिम परस्त साबित करने की कोशिश की गई, और समाजवादी पार्टी ये कह रही कि भाई हिंदी की ही बात कर लो ना। समाजवादी पार्टी कह रहे हम अंग्रेजी की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हिंदी को लाओ, संस्कृत को ला सकते हो लाओ। और जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा अवधी, ब्रजभाषा, इन पर बात करो। खैर, जो भाषा है, जो शब्द हैं, उनको लेकर लड़ाई है, भाषा को लेकर लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में पहले नहीं कभी ऐसी देखी गई भाषा को लेकर लड़ाई। तमिलनाडु में या दक्षिण भारतीय राज्यों में इस तरह की भाषा को लेकर होता था, आंदोलन भी चले हिंदी के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर भाषा को लेकर बात, और फिर इससे उर्दू को मुसलमानों और मौलवी की भाषा
बताने को लेकर अगर इस तरीके का एक झगड़ा, एक अखाड़ा बना उत्तर प्रदेश का बनी विधानसभा उत्तर प्रदेश की, तो ये अपने आप में एक ऐसा घटनाक्रम है जो नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि राज्यपाल अपना भाषण पूरा नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी के सदस्य, विपक्ष के सदस्य इतना हंगामा कर रहे थे कि राज्यपाल को अपना भाषण ही अधूरा छोड़कर जाना पड़ा, तो ये बात भी ठीक नहीं है। बजट को लेकर ये कहा जा रहा है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की होने वाली है, तो इसको लेकर सरकार के जो मंत्री हैं दयाशंकर, वो कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश करने जा रहा है। तो ऐसे में ये बजट उत्तर प्रदेश की तकदीर, तस्वीर, तत्वीर बदलने वाला होगा। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद कुछ और बातें करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चाल, चरित्र और भाषा पर बवाल आज पहले दिन हुआ। बजट सत्र के पहले दिन ही विधानसभा अखाड़ा बन गई। विपक्ष ने राज्यपाल को भाषण नहीं करने दिया, उन्हें भाषण अधूरा छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप देखने को मिला। बवाल इसलिए हुआ कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि अंग्रेजी जो सदन की भाषा है उसको हटाकर उर्दू कर दिया जाए। माता प्रसाद पांडे कह रहे कि उन्होंने हिंदी की भी वकालत की, संस्कृत की भी वकालत करी, लेकिन उर्दू वाला जो मसला है उसको पकड़ लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों की सोच है कि आपके बच्चों को, आपके पीढ़ियों को मौलवी, मुल्ला, कठमुल्ला बनाना चाहते हैं, कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि इनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ें और आम आदमी के बच्चे सामान्य से स्कूलों में पढ़ें, गाँव के जिनमें संसाधन तक नहीं हैं। लेकिन इस जगह एक सवाल उठता है कि वो कौन से स्कूल हैं जिनमें संसाधन नहीं है, उनमें कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं जो संसाधन विहीन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी भी सरकार की है। पता नहीं मुख्यमंत्री किस रौ में इस बात को कह गए, लेकिन ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में तो ऐसे स्कूल हैं ही नहीं। कई बार ये कहा जा चुका है कि सारे स्कूल बहुत अच्छे हो गए हैं, तो फिर ये वो वाले स्कूल कहाँ हैं जिनकी बात वो कह रहे हैं कि जिन स्कूलों में आम आदमी के बच्चों को पढ़ाने की बात विपक्ष कर रहा है। खैर ये सवाल भी हैं, लेकिन ये जो विधानसभा का ये सत्र है, कुंभ में हादसे को लेकर, कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर जो विपक्ष है उसकी भ्रकुटी तनी हुई है। और उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा है। इसको लेकर विपक्ष को साबित करने की कोशिश की है कि वो कठमुल्ला, मौलवी, मुस्लिम परस्त है। और मुझे लगता है कि विधानसभा का सत्र इसी दिशा में अब आगे बढ़ेगा। बजट पेश होगा कल। ये कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक बजट होगा। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए एक रोड मैप इस बजट में दिखेगा। कल देखेंगे इस बजट को। लेकिन फिलहाल आज हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवा शर्मा, जो लगातार विधानसभा को कवर करते रहे, वो जुड़ गए हैं। और इस देश के, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार हयात उमर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ़ोन लाइन पर। दोनों का बहुत स्वागत है। शिवा शर्मा, आज किस बात को लेकर विधानसभा में जो ट्रिगर पॉइंट क्या था जिसको लेकर बवाल हुआ और योगी आदित्यनाथ आपे से बाहर हो गए, गुस्से में आ गए, उनका रौद्र रूप देखने को मिला? देखिए दुर्गेन जी, सबसे पहला विषय तो भाषा को लेकर के था। हमेशा से विधानसभा सत्र जब भी होते हैं तो हिंदी भाषा में तमाम विधायक अपनी बातें रखते हैं, अपनी बातों को प्रकट करते हैं सत्र के अंदर। लेकिन इस बार ये हुआ है कि 4 भाषाओं का प्रयोग होना था, अंग्रेजी को हटा करके, जिसमें बुंदेली, अवधी, ब्रज और भोजपुरी जैसे भाषाओं को इस्तेमाल करना था। लेकिन समाजवादी पार्टी जो विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हुई है, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि जब अंग्रेजी भाषा हटाई तो ये सारी भाषाएं क्यों रखी। हम उसका भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा को हटाने के साथ साथ उर्दू और संस्कृत को भी रख सकते थे, ताकि एक नींव बनी रहे और पुरानी भाषाओं का जो इस्तेमाल होना है वो भी हो और उससे लोग भी समझे। क्योंकि समाज में और भी लोग रहते हैं जो हिंदू भी, जो उर्दू भाषा का भी समझते हैं और संस्कृत को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो भाषा को लेकर के एक बहुत बड़ा विरोध था और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने उस पर विरोध भी किया। और सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा जो विपक्षी पार्टियां इस बात को नहीं छोड़ना चाहती हैं, वो है महाकुंभ। महाकुंभ के अंदर जो भी हुआ
बीते कुछ दिनों में भगदड़ हुई, लोगों की मौतें हुई, उसको लेकर के विपक्ष पहले से ही हमलावर था जब सत्र नहीं शुरू हुए थे। लेकिन आज जब सत्र की शुरुआत होनी थी तो उससे पहले समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर के आगे आई कि महाकुंभ में जो मौतों का आंकड़ा है वो सरकार छुपा रही है। वहां जो मिसमैनेजमेंट हुआ उसको लेकर के मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। तो ये दो ऐसे दुर्गेन जी ट्रिगर पॉइंट थे जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर हुई। और हमने देखा कि जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण चल रहा था तब भी विपक्षी पार्टियों ने वहां पर जोरदार हंगामा किया और इसी के चलते राज्यपाल ने अपना अभिभाषण बीच पे ही छोड़ करके वहां चले गए और उसके बाद से वो सत्र स्थगित हो गया कल 11 बजे के लिए। तो ये दो ऐसे मुद्दे थे जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने शुरुआती दौर में विधानसभा के अंदर उठाए थे। अब कल बहुत महत्वपूर्ण होगा और हमें लगता है कि दूसरे दिन भी हंगामे आसार बहुत रहेंगे। समाजवादी पार्टी खासतौर से अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी महाकुंभ को लेकर के बहुत ज्यादा आक्रामक है। उनको एक मुद्दा मिला हुआ है कि बीजेपी को किस तरीके से घेरा जाए, तो इसको लेकर के एक स्ट्रेटजी भी तैयार हुई है। अखिलेश यादव ने जब पार्टी कार्यालय के अंदर कल बैठक की थी तो बैठक में हमने तमाम विधायकों से ये कहा था कि वो पूरी तैयारी से आए बीजेपी सरकार को घेरने के लिए विधानसभा के अंदर। तो हमें लगता है कि वो रणनीति थोड़ी बहुत काम आई है और विधानसभा सत्र के दौरान जो कुछ आज हमें देखने को मिला वो शायद रणनीति के तहत ही था। तो दो चीजें थी जिसको लेकर के विरोधी पार्टी जो है वो बीजेपी सरकार को लगभग घेर रही थी। आज शिवा, बजट को लेकर भी कुछ बातचीत हो रही है, जैसे दयाशंकर सिंह ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर, तकदीर, काया पलट करने वाला बजट होगा, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला बजट होगा। क्या बजट को लेकर भी कुछ आपस में बातचीत हो रही है? विधायकों की बजट को लेकर भी कोई बातें चल रही हैं अंदर? देखिए दुर्गेन जी, सरकार तो ये मानती है कि इस बार यानी कि परसों जो बजट पेश किया जाएगा यूपी सरकार का वो कल्याणकारी बजट होगा, वो आम जनमानस की सुविधाओं के लिए होगा और पिछली बार से ज्यादा बेहतर बजट होगा और ज्यादा बजट होगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां इस बात को कह रही हैं कि पिछली बार जो बजट यूपी सरकार ने पेश किया था उसका ही सही से इस्तेमाल नहीं हो पाया, तो नए बजट की हम उम्मीद कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है, तो आंकड़ों के तहत ही फंसा रही है सरकार। अब हमें लगता है कि विपक्षी पार्टियां इस बात को कह रही हैं कि जब बजट पेश होगा उसके दौरान हम अपने पत्ते खोलेंगे कि हम क्या क्या चीजें दिखाएंगे कि पिछले बजट में और इस बजट में क्या कुछ होगा। देखिए, सरकार हमेशा इस बात को कहती है कि हम जो बजट ला रहे हैं वो पिछली बार से बेहतर और ज्यादा बजट ला रहे हैं और इस बार हमारे टेक्निकल टर्म्स ऑफ व्यू से वो बजट और बेहतर होगा। तो हमें ये कहा जा सकता है कि 48 घंटे और इंतजार होगा दुर्गेन जी। 48 घंटे बाद ये भी साफ हो जाएगा कि बजट किस तरीके का है, आम जनता को कितना राहत देगा और विपक्षी पार्टियां इसको लेकर के किस तरीके घेरती हैं बीजेपी सरकार को। शिवा, एक बहुत अहम सवाल है, फिर मैं हयात उमर के पास जाऊंगा। जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होते थे तो वो नज़ारा एक अलग ही होता था और ऐसा लगता था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष बड़ा बैलेंस है। ऐसा इस बार क्या आपको लग रहा है? पिछला सत्र तो बड़ा बैलेंस दिखा, लेकिन इस बार ऐसा दिख रहा है कि सत्ता पक्ष हावी दिख रहा है आज का जो दूसरा सत्र था, या फिर वो सत्र जो पहला सत्र जो इस सत्र का जो पहला फर्स्ट हाफ था जिसमें राज्यपाल को अभिभाषण नहीं करने दिया विपक्षी सदस्यों ने, उसका ये काउंटर था जो योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने किया? देखिए, बिल्कुल नाराजगी तो बहुत है। मुख्यमंत्री की नाराजगी इसलिए भी जायज है कि अमूमन जब अभिभाषण होता है राज्यपाल का सत्र से पहले तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुनना चाहिए और इसीलिए दिन पहले बैठक भी होती है, तमाम विरोधी पार्टी के लोग होते हैं, सत्ताधारी पार्टी के लोग होते हैं और इस बात को लेकर के वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जब अभिभाषण होगा या कोई भी पक्ष अपनी बातें कहेगा तो उसको गौर से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसरिंग का दौर ही विधानसभा के अंदर होता है, हमेशा से देखा आया है। तो मुख्यमंत्री की नाराजगी इसीलिए थी कि राज्यपाल अभिभाषण देती गई और उस दौरान समाजवादी पार्टी के लोगों ने विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा किया और उसके बाद से मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के थोड़ा आक्रामक थे कि समाजवादी पार्टी को इस तरीके से आज नहीं करना चाहिए था और बजट का पहला दिन, सत्र का पहला दिन था। तो 5 मार्च तक जब आपका सत्र चलना है तो आपके पास समय बहुत है, आप विरोध प्रकट कर सकते हैं, लेकिन पहले ही दिन अपेक्षा होती है सत्ताधारी पार्टी को कि विरोधी दल शांतिपूर्वक बातें सुनेगा, जो तौर तरीके हैं, जो नियमावली के हिसाब से सत्र की शुरुआत होनी है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होगी। लेकिन विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा आक्रामक थी कि हम जितनी भी नीतियां हैं वो सरकार के खिलाफ को लेकर के वो उसको आंदोलन करेंगे और हमें लगता है कि आज विधानसभा के अंदर देखने को यही मिला कि
समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सभी मिलकर के एक साथ सरकार पर हमलावर हुए और हंगामेदार प्रदर्शन किया। बहुत 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 दिलचस्प रहने वाला है बजट। सिवा आप बने रहिए हमारे साथ। हयात उमर वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। हयात साहब, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भाषा वाला मसला था उसको लेकर सवाल उठाए कि जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी और जो अन्य दल हैं वो मौलवी बनाना चाहते हैं लोगों को, जो लोगों के बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बनाना चाहते हैं, कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं। ये बातें उन्होंने कही हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हम तो अवधी को पढ़ाना चाहते हैं, ब्रज भाषा को पढ़ाना चाहते हैं, ब्रज भाषा को वहाँ रखना चाहते हैं कि वो ब्रज में बोले, अवधी में बोले, भोजपुरी में बोले, बुंदेली में बोले सदन के अंदर। लेकिन ये कहते नहीं उर्दू रख लो। तो इनका बिल्कुल एजेंडा क्लियर है कि ये किसका तुष्टीकरण कर रहे हैं। इस के पीछे योगी आदित्यनाथ या उनकी पार्टी, उनकी सरकार की का रोडमैप क्या है, क्या उनकी भावना क्या है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण कही कि ये अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन आम आदमी के बच्चों को ये चाहते हैं कि उन विद्यालयों में पढ़ें जहां संसाधन नहीं हैं। तो ये भी एक सवाल उठता है कि वो कौन से विद्यालय हैं और वो कहाँ हैं। क्या वो विद्यालय उत्तर प्रदेश में ही हैं जहाँ संसाधन नहीं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो ऐसे विद्यालय है नहीं बकौल सरकार। जी 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 है साहब, मुझे 2 मिनट समय दीजिएगा। जरूर। मैं मुख्यमंत्री के वक्तव्य पर, योगी आदित्यनाथ जी के वक्तव्य पर टिप्पणी करने से पहले, उसकी विश्लेषण करने से पहले मैं भाषा के सवाल पे आता हूँ। किसी भी भाषा के 3 अंग होते हैं। एक होती है बोली, एक होती है वर्तनी और एक होती है व्याकरण। जी बोलिए। उर्दू की और हिंदी की कमोवेश इस तरह से मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उर्दू फारसी से आई है और हिंदी, और उसमें काफी कुछ हिंदी भी मिली हुई, संस्कृत भी मिली हुई, अरबी भी मिली हुई है। और इसी तरह से हिंदी जितनी भी है, बोलचाल की हिंदी जितनी भी, आप उसे जितना भी शुद्ध कर ले, उसको कितना भी संस्कृत निष्ठ कर ले, उसमें भी उर्दू और फारसी के शब्द ले। खुद हिंदी शब्द का उद्गम संस्कृत से ना होकर के फारसी से हुआ है। हिंदी शब्द जो है वो फारसी से आया है, ना कि संस्कृत से। आप भी पत्रकार हैं और भाषा विज्ञान का आपको भी जानकारी है। हम लोग न्यूज रूम में बैठ के भाषा में बहुत बहसें होती है, बहुत चीजें होती है, आप भी जानते हैं सब चीजों को। जी। अब मुझे कोई ये बता दे कि अवधी, बुंदेली, ब्रज, जो ब्रज भाषा कहलाती है, इसकी व्याकरण कहाँ है? ये बोलियां हैं। अवधी बोली है, अवधी की कोई व्याकरण नहीं है। आप बताइए क्या अवधी कोई अलग से व्याकरण है? नहीं है। बुंदेली की कोई अलग से व्याकरण है? देखिए, ये बोलियां, जैसे कश्मीरी बोली है, कश्मीरी कोई अपनी व्याकरण उर्दू है लेकिन बोली है, हैदराबादी बोली है, बुंदेली। ये हमारे देश में कहावत है कि कोस कोस पे बदले बानी, 5 कोस पे बदले बानी। जी। हर कोस पे पानी का स्तर बदल जाता है और 5 कोस पे भाई भाषा बदल जाती है। जी। आप यूपी में एक सिरे से चलिए, खाली इंडिया भर तो छोड़ दीजिए, आप पूरे देश को, भारत को छोड़ दीजिए, यूपी में केवल आप सहारनपुर से चलिए और बलिया तक जाइए आप। हर जिले की अपनी भाषा है कि उसका अपना एक टोन है और हर जिले का, और लेकिन ये सब भाषाएं, हिंदी और उर्दू तो आपस में बहनों की तरह हैं। जी। जो एक ही माँ की संतान है। जी। दोनों का उद्गम फारसी संस्कृत से मिल करके हुआ है। न हिंदी का अपना कोई वजूद था आज से 400-500 साल पहले। खड़ी लिपि या देवनागरी आने से पहले हिंदी का कोई वजूद नहीं था जी, और ना ही उर्दू का वजूद था। उर्दू भी आज से कुछ 400-500 साल पहले नहीं, दाद के पहले या मीर के पहले आप बताएंगे उर्दू में कौन शायर हुआ है जी, जबकि फारसी तो बहुत पुरानी है जी। तो देखिए, ये चीज समझनी चाहिए कि भाषा के आधार पे व्यक्ति की धार्मिक पहचान करना पहली बड़ी गलती तो ये है कि उर्दू बोलने वाले
मुसलमान है, ये बड़ी खराब और बड़ी गलत अवधारणा है। उर्दू पंजाब की दूसरी बड़ी भाषा है जी। अब बताइए पंजाब में कितने मुसलमान हैं? और यही नहीं, गुरु ग्रंथ साहब के न जाने कितनी प्रतियां उर्दू में प्रकाशित हैं जी, गुरुमुखी के अलावा भी। रस खान आप बताइए हिंदी के थे या उर्दू के थे? बताइए मुझे, रस खान किसके थे? जी। देखिए, भाषा के आधार पर अगर आप धर्म का भेद करेंगे कि हिंदू बोलने वाला हिंदी बोल रहा है और मुसलमान उर्दू बोल रहा है या उर्दू बोलने वाला मुसलमान है, ये अन्याय है भाषा के साथ भी और जनता के साथ भी। एक तो बात ये। दूसरी बात, भाषा के रिप्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है, भाषा के एडिशन की बात हो रही है। हमारी कामकाज की, सरकारी कामकाज की, कंप्यूटर जो आज के दौर में तकनीकी युग की भाषाएं दो ही हैं। आम बोलचाल में हिंदी, चाहे वो हम हो, चाहे आप हो, चाहे जो भी बोले, और आमतौर से व्यवहार की भाषा, तकनीकी भाषा, कंप्यूटर एज की भाषा, जेन एक्स की भाषा, जेन जी की भाषा, वो इंग्लिश है जी। हमें अगर रोजगार पाना है, आगे बढ़ना है, विश्व में कंपटीशन करना है तो मिलेगी, लेकिन वो किसी को रिप्लेस करके नहीं हो सकता है। उर्दू को खत्म करके, आप उर्दू नाम मिटा करके, उर्दू को खत्म करके, संस्कृत को खत्म करके, ना बुंदेली को आप बढ़ा सकते हैं, ना ब्रज भाषा को बढ़ा सकते हैं, और ना अंग्रेजी को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके बाद मुझे लगता नहीं कि मुझे मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य पर किसी तरह की कोई टिप्पणी करनी चाहिए। ठीक बात है। हयात साहब, ये उत्तर प्रदेश में तो मैंने कभी नहीं देखा, हो सकता कभी हुआ हो भाषा को लेकर, लेकिन याद नहीं पड़ता मुझे कि उत्तर प्रदेश में कहीं भाषा को लेकर वो विधानसभा के अंदर कोई बात हुई हो। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, जैसा अभी शिवा शर्मा ने बताया कि राज्यपाल को भाषण अधूरा छोड़कर जाना पड़ा, तो विपक्ष भी क्या अपना धर्म नहीं निभा रहा है क्या, जो उसको सुनना चाहिए सब्र के साथ में राज्यपाल को? सर, हमारे देश में लोकतंत्र 2017 या 2014 से नहीं आया है। आप याद करिए 2047 से लेकर के 1947 से लेकर के और अब तक भी 75 वर्षों में हमारी राज्य, चाहे सरकारें रही हो, चाहे विधानमंडल रहे हो राज्यों के, और चाहे केंद्र में सरकार रही हो, कब राष्ट्रपति या राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार या विरोध या टीका टिप्पणी या हंगामा नहीं हुआ है? क्या भाजपा ये दावा कर सकती है कि 17 के पहले उसने कभी भी सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान किसी तरह की टोका टाकी, टिप्पणी, बहिष्कार, हंगामा नहीं किया है? कोई पार्टी नहीं कर सकती है। विपक्ष का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक चरित्र है अपना। वो आप होंगे विपक्ष में तो आपके चरित्र के साथ वही लागू होगा, दूसरा होगा तो उसके साथ भी लागू होगा। आज जो सपा कर रही है वो कल भाजपा कर रही थी, हो सकता है कल कांग्रेस करे। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बाकी सब पार्टियां लामबंद थी, आज भाजपा सत्ता में है तो आज भाजपा के खिलाफ सारी पार्टियां लामबंद है। सपा कल को सत्ता में आएगी तो सब पार्टी रहेगी। तो ये पहली बात तो ऐसा नहीं हुआ है, और ये तो लोकतंत्र में हरेक को विरोध जताने का, बहिष्कार करने का, सदन से वॉकआउट करने का, टोका टिप्पणी करने का पूरा सबको अधिकार है। ये कोई आपराधिक मामला तो बनता नहीं है। जी जी सर, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हयात साहब ने कही। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मयंक शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। मयंक शुक्ला, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई आप लोगों की एक सोच है, आप मुल्ला मौलवी कठमुल्ले बनाना चाहते हो लोगों को, आप शिक्षा का जो तालीम है उसकी रोशनी आपको अंग्रेजी खराब लगती है। योगी जी कह रहे भाई बिना अंग्रेजी के हम दुनिया में कैसे सर्वाइव करेंगे, हम तो चाहते हैं कि सारे लोग अंग्रेजी पढ़ें। अवधी, बुंदेली, ब्रज भाषा, इनको बढ़ाना चाहते हैं, और आप लोग का एक अलग आइडियोलॉजी है। वो कह रहे हैं कि आप लोग उर्दू पढ़ा के, उर्दू बढ़ा के आप कठमुल्ले और मौलवी बनाना चाहते हैं। कैसे ये, क्यों ऐसी नौबत आई, क्यों ऐसी स्थिति बनी जो उनको ऐसा कहना पड़ा? मयंक।
योगी आदित्यनाथ जी पहले तो एक दो अपने सदन में भाषण इंग्लिश में दे के दिखाएं तो उनकी इंग्लिश का सामान्य ज्ञान भी चेक हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि शायद योगी आदित्यनाथ ही जानते नहीं कि उर्दू इसी देश की भाषा है, कोई विदेश से नहीं आई है। और ये समझने की जरूरत है कि उर्दू एक खूबसूरत और प्यारी भाषा है जो भारत में ही जन्मी है। तो एक भाषा के प्रति इतनी नफरत, एक कम्युनिटी के प्रति इतनी नफरत, तो मुझे लगता है कि जिसके मन में इतनी नफरत हो कभी अच्छा शासक नहीं हो सकता है। आचार्य चाणक्य भी कहते थे कि राजनीति या शासन कभी नफरत के साथ नहीं हो सकता है, सार्थक भाव के साथ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ के जो बयान हैं वो स्पष्ट करते हैं कि उनके अंदर नफरत भरी हुई है, और इस नफरत के साथ अगर वो जब शासन करेंगे तो उनके फैसले कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। उन्हें समझना चाहिए कि कुंभ में जिन लोगों की जान गई वो तो उर्दू बोलने वाले नहीं थे, उनकी जान गई, उस पर उनका क्या विचार है। आज आंकड़े छुपाने का काम कर रहे हैं, लाशें छुपाने का काम कर रहे हैं, और ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर इतनी अव्यवस्था है। अगर इतनी मेहनत और इतनी ताकत, इतना तंत्र लगा के वहां पे व्यवस्था अच्छी करते थे तो सब कुछ अच्छा हो जाता। एक भाषा के प्रति नफरत जताकर, एक कम्युनिटी के प्रति नफरत दिखाकर, और जिन शब्दों की उन्होंने चयन किया है, क्या व्यवहारिक भाषा में इन तरीके के शब्द बोलने वाले व्यक्ति को कोई अच्छा मानेगा? और मुझे दुख इस बात से ज्यादा होता है कि जब कोई भगवा पहना हुआ व्यक्ति जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को प्रचारित करने का और प्रस्तुत करने का काम करता है, उसके मुंह से जब ऐसी भाषा निकलती है तो इससे धर्म को भी, हमारी आस्था को भी ठेस पहुंचती है। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को या तो राजनीति में आ जाना चाहिए या इस वक्त को हटाकर उसके बाद इस तरीके की भाषा बोलनी चाहिए, क्योंकि ये सनातन का भी अपमान कर रहे हैं। सनातन धर्म में प्रेम और सद्भाव की बात होती है, नफरत का कोई स्थान नहीं है। अगर इनके मन में इसी प्रकार के विचार है तो इन्हें शासन सत्ता छोड़ के यही सब काम करना चाहिए जो पहले करते थे, और अगर उनको यही करना है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देगी। और मुझे तो लगता है कि कुंभ में जिस तरीके से अवस्था और घटनाएं हुई है, जिस तरीके से मासूमों की जान गई है, हम घुटने से मौत हुई है, मुझे लगता है उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का वैसे भी कोई अधिकार बचा नहीं है। अगर वो बने हुए हैं तो वो गलत कर रहे हैं। मयंक, विधानसभा सत्र को लेकर और जो आपकी पार्टी के लोग हैं वो सारे लोग कुंभ को लेकर सरकार को घेर रहे हैं कि, लेकिन सरकार तो लगातार दावा कर रही है कि अगर वो भदगढ़ की घटना को आप छोड़ दें जिसमें 30 लोगों की मौत हुई है तो कुंभ बहुत अच्छा चल रहा है, पूरा देश कुंभ की ओर जा रहा है। आप केशव मौर्य कह रहे थे कि आपकी पार्टी का ही काम है, नेगेटिव रोल आप लोग करते हैं, समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है। तो कभी कभी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भी आपको नजर नहीं आते हैं। विपक्ष का मतलब होता है सरकार को उसकी अव्यवस्थाओं के लिए आईना दिखाना। अगर सरकार आंखें मूंदे रहेगी, वहां रोज घटनाएं हो रही हैं जिसे छुपाने का काम किया जा रहा है, वहां अव्यवस्थाओं में लोग प्यास मर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, महाराष्ट्र के एक तिवारी दंपत्ति थी, उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई, बेचारे टैक्सी घूमते रह गए, ऑटो नहीं कराया किसी पुलिस ने। और इन व्यवस्थाओं के कारण, जो अव्यवस्थाओं के कारण लोग मर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर इतना प्रचार प्रसार किया था इन्होंने कुंभ का, तो क्यों नहीं उसकी व्यवस्था अच्छी कर पाए? शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है सरकार को। दिल्ली में जो घटना हुई उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, क्योंकि आप उस व्यवस्था को बना नहीं पाए कि लोग इतना हड़बड़ा के वहां भीड़ में गिर गिरे आ रहे हैं। आप योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई, और ये समझ लेना चाहिए कि व्यवस्था इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि नीयत और नीति खराब थी। इन्होंने प्रचार किया 100 करोड़ लोगों का, मगर अगर 30-35 करोड़ लोग भी आ गए तो इनसे व्यवस्था नहीं बना मिल रही है। इलाहाबाद के लोग हाउस अरेस्ट हैं, वो अपने घर में कह रहे हैं, तो 25-30 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। मगर वहीं जो अमीर हैं और जो हवाई जहाज से आ रहे हैं उनको सटाक से एंट्री मिल रही है, वो बिल्कुल धड़ से आके गंगा स्नान कर रहे हैं। और गंगा जी की हालत देखिए, मैं अक्सर फोटो देख रहा हूँ, गंगा जी की क्या स्थिति है वहां पे जल किस स्तर पे पहुंच गया है। तो सरकार का काम सिर्फ बातें बनाने का नहीं होता है, ये बात योगी आदित्यनाथ की सरकार को समझना चाहिए, पूरी कैबिनेट को समझना चाहिए। बातें बनाने से सरकार नहीं चलती है, सरकार चलती है अच्छे विजन के साथ, ईमानदारी के साथ। अगर वो अच्छा काम करते, अरे मुझे मयंक शुक्ला को ये पता है कि 2 घाट अगर स्पेशल बुक कर देते, उनके रास्ते आउटर से निकाल देते तो इतनी अवस्था फैलती नहीं। तो जब मयंक शुक्ला को पता सकती तो इससे आईएएस और मुख्यमंत्री और कैबिनेट क्या कर रही थी? मुझे लगता है कि सारी बात सिर्फ नियत की है। इन्होंने व्यापारीकरण किया, लोगों से पैसे उगाने का काम किया। वहां पे जो अधिकारी नेता लगे थे, सरकार लगी थी, उसने सिर्फ आम जनता का पैसा नोचने का काम किया है। और जो मौतें हुई हैं उसकी जिम्मेदारी सरकार, इनके प्रवक्ता, इनके नेता आज तक लेने को तैयार नहीं है, और संख्या छुपाते रहे। और वहां पे 20-30 लोगों की मौत नहीं हुई है, वहां सैकड़ों लोग आज तक अपनी गाड़ी लेने नहीं आए, उनकी लाशें गायब है, उनके परिजन डेथ सर्टिफिकेट के लिए घूम रहे हैं कि अधिकारी डेथ सर्टिफिकेट दे दे। मुझे लगता है इससे शर्मनाक स्थिति ना
भूते न भविष्य, कभी ऐसी ना हुई होगी, भगवान ना करे कभी हो। ठीक बात है मयंक। समाजवादी पार्टी ऐसा लगता है कि कुंभ के मसले पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। शिवा शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवर से संपर्क बताया जा रहा है कि अब नहीं है। एक अंतिम सवाल हयात उमर साहब से। हयात उमर साहब, ये 5 तारीख तक जो ये सत्र चलेगा, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या इसी तरह लड़ाई झगड़ा, उर्दू हिंदी और 2 भाषाओं में लड़ाई झगड़ा, इसी में निपट जाएगा सत्र ये, या फिर कुछ सकारात्मक होता दिख रहा है? क्योंकि कुंभ को लेकर भी समाजवादी पार्टी अडिग है और चर्चा वो कराने के लिए पूरे प्रयास करेगी। हयात उमर, तो दोनों मेहमानों का संपर्क कट गया है। मयंक से एक अंतिम सवाल लेते हैं। मयंक शुक्ला, क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ कुंभ पर चर्चा चाहती है या कुछ और सकारात्मक चीज़ों को लेकर भी बजट सत्र में अपनी बात रखेगी? कुंभ पे चर्चा हर हालत में होनी चाहिए, क्योंकि एक एक व्यक्ति की सांस कीमत। मुझे लगता है कि भारत देश में आजादी के पहले अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो अंग्रेज सरकार से सवाल किया जा सकता था। तो मुझे लगता है कि ये तो भारत देश की सरकार है और कम से कम इससे सवाल तो होना ही चाहिए। जिन लोगों की जान गई है उनके अधिकारों की लड़ाई करने का काम हमारा विपक्ष का है। उनको सही मुआवजा मिले, जो घटना में है सही हो पाए, उनको सब सामने तो आ जनता के। दूसरी बात, इसके अलावा किसानों के मुद्दे भी तो आलू किसान है उनकी बात उठाई जाएगी। शिक्षा चिकित्सा से संबंधित जो भी बात होंगी उन्हें उठाया जाएगा। और जो इकोनॉमिकली धरातल का नहीं हो रहा है, नई इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है। अब तो मैंने एक चीज देखी है कि जो छोटी छोटी फैक्ट्री खुल रही है उनसे आंकड़े मांग के उसको भी रोजगार का दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि सरकारी बाजीगरी और कागजी बाजीगरी छोड़ के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सारे काम कर रही है, सिर्फ बाजीगरी कर रही है। अच्छे काम से दूर हो गई है और जो धरातल है उस पर शून्य है। तो इनको आईना दिखाना, इनकी कुरीतियों को, इनके गलत कामों को जनता के सामने लाना एक अच्छे सार्थक विपक्ष का काम है। और जनता के हितों से संबंधित हर लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। और ये मान के चले, योगी आदित्यनाथ की पूरी सरकार ये मान के चले कि जनता को गुमराह नहीं होने देंगे, जनता को सच्चाई दिखा के रहेंगे, चाहे हमें इसमें कितना भी आंदोलन करना पड़े, चाहे कितना भी धरना देना पड़े। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को। मैं आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। विधानसभा का जो पहला दिन था सत्र का, आज बजट सत्र का, वो एक तरीके से अखाड़ेबाजी में ही चला गया। राज्यपाल का अभिभाषण विपक्ष ने होने नहीं दिया। फिर योगी आदित्यनाथ ने रौद्र रूप धारण कर लिया और लगातार उन्होंने विपक्ष पर हमले किए और कहा कि वो लोग नहीं चाहते कि आम आदमी के बच्चे अंग्रेजी पढ़ें। विधानसभा में बुंदेली और ब्रज भाषा, अवधी, इनको सम्मान मिले, भोजपुरी को सम्मान मिले, ऐसा विपक्ष नहीं चाहता है। इसीलिए वो उर्दू की वकालत कर रहा है, उर्दू पढ़ाकर लोगों को मौलवी बनाना चाह रहा है और कठमुल्लापन की राह पर ले जाना चाह रहा है। खैर, क्या मसला है इसमें, राजनीति है या वास्तव में मुख्यमंत्री जैसा फील करते हैं? लेकिन कुंभ पर चर्चा को लेकर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष को भी इसका जवाब देने के लिए कोई ना कोई हथियार तो निकालना पड़ेगा। नमस्कार।